नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोगों ने एक नया चीज़ शुरुआत किया है। एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। आज से जो सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ाएंगे। साथ ही साथ मेरे आने का यहाँ पर तात्पर्य एक और है कि हम कुछ आप लोगों के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ अनाउंस करने वाले हैं। आज से आप लोगों के लिए जो भी लेक्चर आप सुनेंगे, सर पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उस लेक्चर में एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन से जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देंगे, उत्तर देंगे। हाँ, ये क्वेश्चन शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए आप लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखें। नहीं मन है तो शुरू में ही मत देखना, लेकिन देखना तो पूरा देखना, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब अधूरी ज्ञान बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पूरा देखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन का उत्तर देंगे, सही उत्तर देंगे, हमारे लकी ड्रॉ आप लोगों के सामने निकाला जाएगा। उसकी अनाउंसमेंट अगले वीडियोज में, अगले लेक्चर में की जाएगी। उसका नाम भी बताया जाएगा और कौन सा स्टूडेंट उस प्राइज के हकदार हुआ। तो आप लोगों से विनती ये है कि आप लोग सभी वीडियो, जैसे हमारे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को भी कंटिन्यू से देखो, अपने नॉलेज में है ना कुछ गेन करो। तो हम मिलते हैं अपने क्लास में। हमारी क्लास नहीं आने की बहुत बड़ी वजह है, हम आप लोगों के सामने नए नए फैकल्टी लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और आप सभी बिहार वासियों से एक हमारा भाव और अनुरोध है कि हम भी आपके जैसा एक गुदरी का लाल हैं। आप हमें सपोर्ट करो। आप जनता हो, है ना, आप विद्यार्थी हो, अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको सपोर्ट करोगे। अगर क्वालिटी वीडियो में रहती है तो, अगर आप में कोई क्वालिटी है तो आप हमारे पास आओ, है ना। बोर्ड लाइन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अगर आप में वाकई कोई क्वालिटी है और अपने नॉलेज से लोगों को सामने एक अलग चीज प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। कम एंड ज्वाइन आवर टीम। हम चाहते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट एकदम अलग अलग विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट टीचर हमारे पास हो। तो अगर आप में दम है, पढ़ाने का क्षमता है, तो आप यहाँ पर आइए, मोस्ट वेलकम है। और हमें जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, एक लाइक हमें यह इस तरीके से प्रभावित करता है कि हम और अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों। सर आज से एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, वर्ल्ड हो गया, बिहार की जो भी सारी एग्जाम अभी आने वाली है वो भी होगा। और धीरे धीरे साइंस सेक्टर हो गया, है ना, जो भी पॉलिटी सेक्टर हो गया, करेंट सेक्टर हो गया, सभी चीज़ों को धीरे धीरे कवर अप किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने सेशन में। जय हिंद, बाय बाय। आज हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इतिहास कहते किसको है। क्या जानेंगे दोस्त? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतिहास, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्त, इति जोर हास, मतलब कि ऐसा ही हुआ। क्या दोस्त? ऐसा ही हुआ, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। महाकाव्य के अनुसार जिससे या जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जानकारी मिलती है
उसे इतिहास कहते हैं। क्या बोले? महाकाव्य के अनुसार जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होती है दोस्त। कितने? कई बार एग्जाम में पूछा गया है पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो 4 होती है, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाकाव्य के अनुसार जिसमें या जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी मिलती है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ। एक दोस्त इतिहासकार है E.H. कार। इनके अनुसार E.H. कार के अनुसार अतीत एवं वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को ही इतिहास कहते हैं। क्या बोले दोस्त? E.H. कार एक इतिहासकार है। उन्होंने इतिहास का परिभाषा दिया है कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को ही इतिहास कहते हैं। अब आता है दोस्त एक नाम हेरोडोटस। ये दोस्त कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? इतिहास का जनक। हेरोडोटस कहाँ के थे? तो यूनान के थे। कहाँ के थे दोस्तों? यूनान के थे, ग्रीक के थे। इन्होंने ग्रीक के क्षेत्रीय भाषा आयोनिक, किसमें दोस्त? आयोनिक भाषा में एक ग्रंथ की रचना किया है। उस ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। आयोनिक भाषा में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? हेरोडोटस ने। कब किया था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। किनको? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आती है दोस्त भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के लिए 3 भाग में। एक दोस्त प्राचीन भारतीय इतिहास और दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। अध्ययन के सुविधा के लिए भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। प्राचीन भारत इतिहास का जो दोस्त काल है वो 30 लाख BC से 712 AD और BC के बारे में हम भी बताएंगे दोस्त। 30 लाख ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक के काल को हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। इससे और इनके बीच में जो भी घटनाएं होती है उसे प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन हम लोग करते हैं। दूसरा दोस्त मध्यकालीन 712 से लेके 1707 ईस्वी, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच की घटनाओं को हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? 712 से लेकर के 1707 के बीच जो भी घटनाएं हैं उसे मध्यकालीन इतिहास के बीच रखते हैं। दूसरा दोस्त आधुनिक।
इसको दोस्त हम लोग 1707 से लेकर के 1948 या 50, 1948 या 50, 1707 से लेकर के 1948 या 50 के बीच जो भी घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाएं हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हमने बताया भी कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किए हैं। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास 30 लाख ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के बीच के जो भी घटनाएं हुई थी वो सारे के सारे अध्ययन हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत करते हैं। दूसरा 712 से लेकर के 1707 के बीच जो भी घटनाएं हुई थी उसका अध्ययन हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा 1707 से लेकर के 1948 या 50 के बीच जो भी घटनाएं हुई थी उसका अध्ययन हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बीच करते हैं। अब आती दोस्त, अभी हम बताए हैं एक बीसी और एक एडी की चर्चा हुआ है। इसको बोलते हैं दोस्त बिफोर क्राइस्ट और दूसरा एना डोमनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब दोस्त ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हुई है उसको हम लोग बोलते हैं ईसा पर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाएं हुई थी वो सारे के सारे को हम लोग बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को बीसी बोलते हैं। दूसरा एडी एना डोमनी मतलब इसका अर्थ होता है ईस्वी। इसका क्या अर्थ है? ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो भी घटना है वो सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी एना डोमनी बोलते हैं। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते अब देखते हैं इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला दोस्त होता है वो था प्री हिस्टोरिकल। क्या बोले? प्री हिस्टोरिक एरा मतलब प्रागैतिहासिक काल। पहला हम लोग क्या बोले? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है दोस्त प्रोटो हिस्टोरिक एरा, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा हिस्टोरिकल एरा, ऐतिहासिक काल। अब ध्यान देंगे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल का डिफिनीशन, सीधे प्रागैतिहासिक काल का डिफिनीशन पूछा गया है। वैसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, मानव सभ्य नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसका एग्जाम्पल दोस्त प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल जो है वो पाषाण काल के जो भी चीज़ है वो सारे चीज़ को हम लोग किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल। या हम बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को, हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका लिखित साक्ष्य हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। उस समय मानव सभ्य नहीं था। ठीक है। दूसरा आता दोस्त ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्या हुआ है? अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या बोले हम दोस्त? कि वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक उसका स्पष्ट पढ़ा नहीं गया, उसे आद ऐतिहासिक काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता को या काल को हम लोग आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, या वैदिक सभ्यता को भी हम लोग आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तीसरा दोष आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वैसा काल
जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उस जो लिखित साक्ष्य का अभी तक पढ़ा भी गया है, उसका अर्थ निकाल लिया गया है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। हमने क्या बोला दोस्त? वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसका हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उसका अर्थ स्पष्ट निकाल चुके हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका एज फॉर एग्जाम्पल महाजनपद काल, महाजनपद, जनपद से महाजनपद काल, या भगवान बुद्ध के जन्म के बाद के काल, या भगवान बुद्ध के जन्म के बाद के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल, उनके जन्म के बाद से जो भी घटनाएं हुई है या महाजनपद के बाद जो भी सारी घटनाएं हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं। जो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया गया है, या इसका एग्जाम्पल भी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल को किसके अंतर्गत रखते हैं, आध्यैतिहासिक, ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, और महाजनपद के काल से लेकर के अब तक के काल, अब तक के समय को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो 3 चीज हम लोग पढ़ लिए, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। अब आती है दोस्त हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत अध्ययन के लिए हम लोग को कौन कौन सी स्रोत है जिससे हम लोग इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग अभी चर्चा किए हैं सभ्यता का नाम लिए हैं। क्या नाम लिए? सभ्यता का चर्चा की, हड़प्पा सभ्यता। तो सभ्यता के बारे में विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता, विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता दोस्त है, वह है पोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। सुमेरियन सभ्यता भी दोस्त हम कहते हैं इसको। इनका विकास जो है इराक के दजला एवं फरात नदियों के किनारे हुआ था। कहाँ? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है इराक के दजला एवं फरात, दजला एवं फरात नदी के किनारे इनका विकास हुआ था सभ्यता। दूसरा आती है दोस्त मिस्र की सभ्यता। ये पहला था मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता, जिनका विकास इराक के दजला एवं फरात नदियों के किनारे हुआ था। दूसरा मिस्र की सभ्यता, इसका विकास दोस्त यह विश्व के दूसरी सभ्यता है, यह विश्व के दूसरी सभ्यता है। इनका विकास नील नदी के किनारे इनका विकास हुआ था। मिस्र में नील नदी के किनारे इनका विकास हुआ था। ये विश्व की दूसरी सभ्यता है। और विश्व के तीसरी सभ्यता जो है दोस्त, और सबसे संपन्न सभ्यता, क्या बोले हमने? विश्व के तीसरी सभ्यता और सबसे संपन्न सभ्यता दोस्त होता है, वह है हड़प्पा सभ्यता। यह विश्व के तीसरी सभ्यता है और सबसे संपन्न सभ्यता है। ठीक है, और यह भारत के पहली सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग 3 चीज देखे अभी, एक मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, दूसरा मिस्र सभ्यता, या तीसरा हड़प्पा सभ्यता। 3 सभ्यता हमने देखे। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता एंड संस्कृति, ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों दोस्त एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। सभ्यता, इसका अर्थ होता है दोस्त भौतिक अवस्था से, फिजिकल भौतिक अवस्था से,
इसका होता है दोस्त, संस्कृति का अर्थ होता है बौद्धिक अवस्था से। क्या चीज? बौद्धिक। संस्कृति मतलब बौद्धिक अवस्था, और इसका मतलब भौतिक अवस्था। कोई चीज प्रकृति ने दिया है और उसका हम लोग बौद्धिक क्षमता से डेवलप करते हैं, तो वो मेरा संस्कृति हो गया। और जो पीछे वाला हो गया, जो प्रकृति ने हमको दिया, वो सभ्यता हो गया। तो सभ्यता और संस्कृति में यही अंतर है। ठीक है, इसकी संस्कृति का मतलब कि बौद्धिक अवस्था से, और सभ्यता का अर्थ भौतिक अवस्था से। अब हम लोग देखेंगे आगे दोस्त, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा धार्मिक स्रोत है, और तीसरा विदेशी स्रोत है। तो हम लोग दोस्त सबसे पहले हमने 3 स्रोत की चर्चा की है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा धार्मिक स्रोत, और तीसरा हम लोग किए विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे दोस्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के हम लोग मुख्य रूप से 3 स्रोतों की चर्चा करेंगे। कितने? 3 स्रोतों की चर्चा करेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा दोस्त हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक स्रोत, और तीसरा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत जो विदेशी लोगों के द्वारा हम लोगों के, विदेशी लोग जो ग्रंथ की रचना की है, उससे भी हम लोगों को बहुत सारे जानकारी मिलती है। धार्मिक स्रोत जो भी धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ठीक है, वो सारी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। पहला, सबसे पहले हम लोग देते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से हम लोग को भारतीय इतिहास के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है। जैसे पहला पुरातात्विक स्रोत में पहला हम लोग चर्चा करेंगे अभिलेख। अभिलेख सबसे पहले हम लोग अभिलेख की चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्त चर्चा करेंगे हम लोग मूर्तिकला। और तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त चित्रकला। और चौथा हम लोग चर्चा करेंगे सिक्का। और पांचवा हम लोग चर्चा करेंगे अवशेष। अवशेष में भवन एवं स्मारक, उसकी चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र भी कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र, अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफ कहते हैं। अभिलेख में सबसे पहले अभिलेख को हम लोग शिलालेख, गुहालेख, अष्टमलेख, अभिलेख के अंतर्गत ताम्रपत्र लेख, सारे चीज अभिलेख के अंतर्गत ही आता है। अभिलेख के अंतर्गत अष्टमलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख, सारे चीज अभिलेख के अंतर्गत ही आता है। अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अभिलेख में सबसे पहले आता है बुगाजकोई। बुगाजकोई अभिलेख। बुगाजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन, ईसा पूर्व सबसे प्राचीन अगर कोई अभिलेख है वो है बुगाजकोई अभिलेख। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया माइनर। ठीक है, यूनान में एक जगह है एशिया माइनर या बुगाजकोई, वहीं से यह अभिलेख प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका नाम बुगाजकोई अभिलेख रखा गया है। इसमें दोस्त संधि, इसमें संधि, इसे संधि अभिलेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संधि अभिलेख। संधि अभिलेख क्यों कहते हैं? तो दोस्त एक नरेश था हिती नरेश, और एक था मितानी
नरेश, हिती नरेश और मितनी नरेश। हिती नरेश तो था सिपलियू, लियू माँ और मितनी नरेश है, दोनों के बीच संधि का उल्लेख किया गया है इसमें, इसीलिए इसे संधि अभिलेख भी कहा जाता है। भूगाजकोई अभिलेख को संधि अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें भगवान की चार भगवान की चर्चा किया गया है। इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? भूगाजकोई अभिलेख में। यहाँ तक एक बार और एग्जाम में पूछ चुका है कि भूगाजकोई अभिलेख में चौथे भगवान की जो चर्चा की गई है या चौथे, वह कौन है? नासत्य। एग्जाम में पूछ चुका है नासत्य के बारे में। भूगाजकोई में चौथा जो ईश्वर है उसकी जो चर्चा मिलती है वह कौन है? वह है नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की चर्चा हम लोगों को भूगाजकोई अभिलेख में मिलती है। ठीक है, भूगाजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में हम लोगों को एशिया माइनर या ईरान के एक जगह वहां से प्राप्त हुई है। भूगाजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख अगर कोई है वह है भूगाजकोई अभिलेख। दूसरा अभिलेख में सबसे पहले दोस्त हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ा गया। किसका अभिलेख? अशोक का अभिलेख। सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा गया कब दोस्त? 1837 ईस्वी में। कब दोस्त? सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेप्स ने पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में। अशोक के अब कई बार एग्जाम में बिहार दरोगा, बीपीएससी, कई सारे पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रीसेप्स ने। कब पढ़ा दोस्त? 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को किसने लिखा है? तो चापर। एक नाम आता है चापर। अशोक के अभिलेख को चापर ने लिखा है। एग्जाम में यह भी कई बार पूछ चुका है। आगे आता दोस्त, अशोक के अभिलेख का खोज जो है दोस्त वो 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर ने किया था। किसने किया था? टी पैंथेलर ने। ये तीनों क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा, अशोक के अभिलेख को किसने लिखा और अशोक के अभिलेख की खोज किसने किया। 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेख को खोजा था, चापर ने लिखा था और जेम्स प्रीसेप्स ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो हम लोग क्या किए? अशोक के अभिलेख दोस्त ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि में लिखा गया। अशोक का अभिलेख कौन कौन भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि दोस्त बाएं से दाएं लिखी जाती है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ब्राह्मी लिपि किधर से लिखी जाती है? तो बाएं से। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं, पुनः बाईं से दाईं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। लेकिन अशोक का अभिलेख, अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्त कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। तो सबसे अधिक अगर लिखा गया है तो वह अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अशोक का अभिलेख किस भाषा या लिखी गई है, तो अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा। तो हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किसने पढ़ा, किसने लिखा, किसने खोज किया
और अशोक के अभिलेख में किस किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि। और किस भाषा का अधिकतर प्रयोग किया गया है? तो वह है प्राकृत या अर्धमागधी भाषा का। अब हम लोग दोस्त अभिलेख की चर्चा की है, तो जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है जो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है दोस्त, जो पूछा जाता है और जो पूछे जाने की संभावना है, सारी अभिलेख की चर्चा हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं हम अपने नज़रों से, और आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। ये सारी क्वेश्चन जो हम बताएंगे या जो भी टॉपिक बता रहे हैं वो सारा एग्जाम में या तो पूछा गया या पूछे जाने की संभावना है दोस्त, ठीक है। कुछ अभिलेख इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है हम लोग देखते हैं। पहला, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख ये दोस्त तिथि रहित अभिलेख है। क्या है? इसमें तिथि के बारे में जानकारी मिलती है, तिथि रहित अभिलेख है। इसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। यह तिथि रहित अभिलेख है। अगला दोस्त, भारतवर्ष शब्द की चर्चा हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये कि भारतवर्ष की चर्चा किस में मिलती है, किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। अगला दोस्त, गिरनार या जूनागढ़। दूसरा अगला देखेंगे दोस्त, जूनागढ़ या गिरनार। जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्र दामन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से रुद्र दामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख ये दोस्त गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसमें सातवाहनों के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला, प्रयाग स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति दोस्त जो अभिलेख है वो हरिश्चंद्र ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिश्चंद्र ने। यह संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। किसमें? संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। और यह चंपू शैली, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंपू शैली में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है वह किस शैली में लिखा गया है? तो दोस्त वह है चंपू शैली में। चंपू शैली मतलब गद्य और पद जो दोनों में लिखा गया है उसे चंपू शैली में। पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। किसने लिखा है? तो हरिश्चंद्र ने लिखा है। आगे किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। किस शैली में है? तो चंपू शैली में है। अगला दोस्त, ऐहोल या पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मिलान करने वाला एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाता है इससे। कौन किससे संबंधित है? मिलान करने वाला में। पिछली बार दरोगा में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्त? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अगला, ग्वालियर। तो ये दोस्त समझ, ग्वालियर जो अभिलेख है वह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। किससे? प्रतिहार नरेश
भोज से। मिलान करने में यहाँ से पूछा जाएगा, तो यही सब जो इम्पोर्टेंट हम लिखा रहे हैं वही से पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कभी नहीं पूछेगा, गारंटी है मेरा, एकदम लिख के देते हैं। तो हमने पहले पढ़े हाथी गुफा अभिलेख, यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द की चर्चा मिलती है। आगे जूनागढ़ रुद्र दामन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, यह रुद्र दामन से संबंधित है। इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। आगे नासिक अभिलेख, यह गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और यह किस शैली में? चंपू शैली में। आगे ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। हम लोग दोस्तों अभी 7 अभिलेख की चर्चा कर चुके हैं। जो बाकी रिमाइंडर अभिलेख है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भित्री एवं जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, हुन के बारे में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी हमको भित्री स्तंभ अभिलेख से ही मिलती है। किससे? भित्री स्तंभ अभिलेख से। किसके बारे में? हुन आक्रमण के बारे में। हुन आक्रमण के बारे में सर्वप्रथम कहाँ से जानकारी मिलती है? तो भित्री स्तंभ अभिलेख जूनागढ़ से। इसको किसने लिखा? स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे? स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे देवपाड़ा, आगे हम लोग देखेंगे देवपाड़ा, ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। यह जब भी पूछेगा दोस्त तो मिलान करने वाला ज्यादातर पूछा आता है। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन। बांसखेड़ा या मधुबन, ये किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन के उपलब्धियों के बारे में जानकारी हम लोगों को मधुबन या बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे देश बालाघाट या कार्ले अभिलेख। सातवाहन के उपलब्धियों के बारे में जानकारी हम लोग को बालाघाट कार्ले अभिलेख से जानकारी मिलती है। आगे अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों अयोध्या अभिलेख से हम लोग को पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के एक अधिकारी थे अयोध्या के, जिनका नाम है धनदेव। क्या नाम है? धनदेव ने इस अभिलेख को लिखा है। इससे हम लोग को पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेघ कराया था उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। किसने लिखा? धनदेव ने। यह अधिकारी थे अयोध्या के। ठीक है, आगे आती दोस्त एरन अभिलेख। यह 510 में लिखा गया है। ठीक है, इसका संबंध भानुगुप्त किससे? भानुगुप्त। यहां पे लिख देते हैं दोस्त, देखिएगा एरन अभिलेख इनका संबंध भानुगुप्त 510 ईस्वी में। इससे हम लोग को सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रथम जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वह है एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भानुगुप्त से। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा लगभग 13 अभिलेख जो भी इंपॉर्टेंस अभिलेख है वो सारे अभिलेख की चर्चा हम लोग कर दी है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, जूनागढ़ जिनका संबंध स्कंदगुप्त से है, और हुन आक्रमण की प्रथम जानकारी हम लोग को भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। देवपाड़ा विजय सेन। आगे कुछ इंपॉर्टेंस है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर कुमारगुप्त, मंदसौर अभिलेख
मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी हम लोगों को मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? रेशम बुनकरों के बारे में हम लोग को जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम। तो हम लोग सारी अभिलेख की चर्चा इसमें कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि इससे बाहर अब एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर दोस्तों मेरा क्लास ये आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर समझ में आती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बायां अंगूठा आप लोग लाइक दबाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर लाइक बटन दबाते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। हम अंदर से हतोत्साही नहीं होकर के उत्साहित होते हैं कि और अच्छा वीडियो बनाए। हम अपने से कोशिश करेंगे इससे बेहतर देने का, और हमको उम्मीद है कि जो दे रहे दोस्त वो आप किसी भी एग्जाम हो, चाहे वह पीसीएस हो, कोई किसी भी पीसीएस हो, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बिहार एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, बेसनगर का गरुड़ अष्टमलेख। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बेसनगर का प्राचीन नाम विदिशा था। यह यूनानी शासक हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था और भगवतम की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, किसने? हेलियोडोरस ने, यूनानी शासक था, इन्होंने भागवतम की उपाधि धारण किया था और भागवत धर्म अपना लिया था, जिसके बारे में जानकारी हम लोग को गरुड़ स्तंभ, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ से जानकारी मिलती है। अगला दोस्त, पर्सिपोलिस या बहिस्तून अभिलेख। ये दोनों पर्सिपोलिस जो दोस्त था वो ईरान या फारस का प्राचीन काल में राजधानी था। क्या चीज था? फारस की राजधानी था। प्राचीन काल में पर्सिपोलिस जो है फारस की राजधानी था। इस दोनों अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी ने आक्रमण किया था। डोरियस प्रथम ने। किसने? डोरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद यूनानी ने आक्रमण किया था। पर्सिपोलिस या बहिस्तून अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी ने आक्रमण किया था। ईरानी शासक डोरियस प्रथम ने आक्रमण किया था। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो पर्सिपोलिस या बहिस्तून अभिलेख से। अभिलेख के बारे में सारे जानकारी आप लोगों के पास हम दे दी है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। आज से एक नए चीज़ों की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, जो है क्यूज। बता दें आपको, हर सेशन के लास्ट में या बीच में, ये कब होगा ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। जो मित्र, जो दोस्त उस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, जो मित्र सही जवाब देंगे उसका लकी ड्रॉ होगा, और जो इस लकी ड्रॉ का विजेता होगा उनका नाम और उनका प्राइज हमारे हॉट स्पॉट पाठशाला से उनको दिया जाएगा। जो भी मित्र होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ये 5 मिनट के बाद में भी हो सकता है, 10 मिनट के बाद भी हो सकता है, या लास्ट में भी हो सकता है। ध्यान रहे और गौर से देखिएगा। यह क्वेश्चन आपको इतना बेहतरीन तैयारी करवा देगा, जो किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा एग्जाम में, लगभग एग्जाम में। तो दोस्तों आज का यह पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हून आक्रमण की जानकारी, हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है?
हमने कहा क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, हून आक्रमण की जानकारी, हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये सारे दोस्त जो भी लोग वीडियो देखेंगे, यह क्वेश्चन आपके वीडियो में किसी भी टाइम आ सकता है। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगला वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्का और जो अवशेष भवन एवं स्मारक है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।